नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। और बिहार की राजनीति से इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। कल सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल का फॉर्मूला फाइनल कर लिया गया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनाए जाएंगे। आरजेडी से 15 और जेडीयू से 12 मंत्री बनेंगे। कांग्रेस से 2, हम से 1, निर्दलीय से 1। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि कल बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें ये फॉर्मूला तय हुआ है। बिहार में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और फॉर्मूला तय कर लिया गया है। आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनाए जाएंगे। प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, खबर यह मिल रही है कि आरजेडी से 15 मंत्री और जेडीयू से 12, यानी एनडीए गठबंधन था, उस समय भी जेडीयू के पास 12 ही थे। तो कुल मिलाकर जेडीयू के लिए इस सौदे को, आप इस फॉर्मूले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाम बदला है लेकिन जो मंत्री पद है वो नहीं बदला है। महागठबंधन में नीतीश कुमार आ गए हैं, खुद मुख्यमंत्री रह गए और साथ में उनके कोटे के 12 मंत्री हैं, वो भी शपथ लेंगे। और एक इंडिपेंडेंट और हम पार्टी से जीतन राम मांझी के बेटे। दूसरी तरफ जो आरजेडी से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं, उसमें 15 उनके खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में है। तो ये कहा जा सकता है कि कमोबेश किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। इस वक्त मैं खड़ा हूं आपको राजभवन में, और राजभवन के अंदर में काफ़ी हलचल है। हलचल इस बात को लेकर है कि जिन्हें भी मंत्री बनाया जाना है, पूरी लिस्ट, पूरी सूची अब राजभवन के पास है। और राजभवन से क्योंकि एक औपचारिकताएं निभाई जाती है, जितने मंत्री हैं उनके पास वारंट जाता है और वारंट का मकसद होता है कि उनको बाकायदा इनवाइट किया जाता है। जी प्रकाश, आरजेडी के जो विधायक है अवध बिहारी चौधरी वो स्पीकर बनाए जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर काफी खबरें घर में कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार ही रखेंगे। उधर तेजस्वी यादव की भी आंख गृह मंत्रालय पर है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, गृह मंत्रालय को लेकर साफ हो गया है और ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मंत्रालय जो है उसको लेकर के बातचीत हो रही है कि जो मंत्रालय जेडीयू के खाते में है वो हो सकता है कि उसे आरजेडी के हवाले कर दिया जाए या कांग्रेस के हवाले कर दिया जाए। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन सा मंत्रालय आरजेडी के खाते में जाता है। पर गृह मंत्रालय को लेकर अभी कोई जिच नहीं है, अभी किसी तरह की दूरी नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि महागठबंधन में इस बार जो भी कुछ हो रहा है काफ़ी सहमति से और काफ़ी परिपक्वता से, जिससे कहते हैं ना कि जो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वही स्थिति अभी बनी हुई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी अब गलती से भी गलती नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें पता है कि इस बार अगर थोड़ी सी चूक होगी तो बीजेपी उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली है, हर चूक पर नजर रहेगी। जी, बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महागठबंधन की सरकार आते ही बिहार में जंगल राज आने का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। और इसी आरोप के बीच एक तस्वीर 2 दिनों से खूब वायरल है, जिसमें डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन के घूमने फिरने की तस्वीरें हैं। अब नया आरोप आनंद मोहन के खगड़िया के सर्किट हाउस में रुकने का भी है। आरोप यह भी है कि 12 अगस्त की रात सर्किट हाउस में आनंद मोहन रुके थे। अब खगड़िया के डीएम ने इसकी जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। डीएम के मुताबिक आनंद मोहन के रुकने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सर्किट हाउस में कमरा उनके विधायक बेटे चेतन आनंद के नाम पर बुक था। डीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। और इससे पहले पटना में 12 अगस्त के दिन आनंद मोहन अपने घर में थे, जिस मामले में 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगा दिया है। उससे पहले आऊंगी प्रकाश आपके पास। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, दिन में पटना में घूम रहे थे, रात को खगड़िया सर्किट हाउस में। खगड़िया के डीएम क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। हम लोग को एक 30 सदस्यीय कमेटी का हम लोगों ने गठन किया है एडीएम की अध्यक्षता में। विषय गंभीर है, जब तक कि इसमें पुष्टि नहीं हो जाती कुछ भी कहना कठिन होगा। लेकिन निश्चित रूप से किसी और के लिए कक्ष आरक्षित था, अगर कोई और आके रहे हैं तो इम्पर्सोनेशन का मामला भी बनता है। और भी अगर पाया जाएगा कि और भी कर्मी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, वो एक डीएम के मामले में वो सजा याफ्ता है, लगातार 15 साल से ज़्यादा से जेल में हैं। उस दिन हम लोगों ने वहाँ रजिस्टर्ड भी चेक किया तो उनके बेटे के नाम से कमरा बुक था, जो विधायक आरजेडी के, उनकी पत्नी के नाम से कमरा, टोटल 3 कमरे बुक थे। तो क्या लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है वहाँ पे? क्योंकि पटना में वो अपने घर में देखे गए थे। नहीं, देखिए
अगर कोई सिटिंग एमएलए हैं, कोई एक्स एमपी हैं, अगर उनका अनुरोध प्राप्त होता है तो राजकीय जो भी गेस्ट हाउस होता है उसमें आरक्षण का प्रावधान है, इसमें तो कहीं भी त्रुटि नहीं। मामला ये है कि अगर उनके बदले कोई और वहाँ पर आकर रहा और पोज किया उन्होंने कि वो वही हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हो सकता है उनको नहीं भी जानते होंगे जो सर्किट स्टाफ के हाउस के स्टाफ हैं, लेकिन जब तक कि पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो भी कार्रवाई इसमें अपेक्षित होगी निश्चित रूप से हम इसको। अच्छा, आपको इसकी कब जानकारी मिली है, कैसी चीज़ें वहाँ हुई हैं? आज सुबह मुझे इस बात की जानकारी मिली है और हम लोगों ने इसके तत्काल जो है टीम गठित कर दी है। स्पष्टीकरण भी हम लोगों ने सर्किट हाउस के जो स्टाफ है उनसे पूछा। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की टीम आनंद मोहन केस की पड़ताल करते हुए खगड़िया के उस गेस्ट हाउस तक पहुंची है जहां रात में उनके रुकने की बात कही जा रही है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, 12 अगस्त की पहली तस्वीर, 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, वो अपने घर पर दिखे थे और बेटे के नाम पर सरकारी गेस्ट हाउस बुक किया गया, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि इसमें आनंद मोहन रुके थे। यहाँ के जो केयर टेकर हैं अशोक हैं, यहाँ पे हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। अशोक जी थोड़ा इधर आइएगा। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? 32 साल से हैं। आप यहाँ पे 32 साल से हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे चेतन आनंद के साथ उनके जो पिता है आनंद मोहन वो आए? नहीं, सिर्फ चेतन आनंद आए थे बस। चेतन आनंद आए? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि चर्चा हो रही है कि उनके पिता भी यहाँ आए? नहीं नहीं, ये गलत है। गलत है जी। आप कोई दबाव में भी नहीं है? जी नहीं, कोई दबाव में हम नहीं, एकदम फ्री है। अच्छा, जरा हम वो रजिस्टर्ड भी दिखाइएगा। हम इनको कहेंगे वो देखिए ये रजिस्टर्ड है जो कौन कौन यहाँ आता है उसमें उसका नाम लिखा जाता है। आप थोड़ा उसको पकड़िए, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है 12 तारीख को 3 कमरा बुक किया था, 2, 3, 5। लवली आनंद, चेतन आनंद। लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है, पूर्व सांसद, उनके नाम से रूम बुक था। चेतन आनंद के नाम से रूम बुक था, आपको हम दिखा रहे हैं। प्रकाश का मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, देखिए एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है कि देखिए जंगल राज लौट आएगा जैसे ही आरजेडी और अब ये आ गए हैं सत्ता में। उधर जो केयर टेकर है वो कह रहा है कि नहीं, आनंद मोहन नहीं आए थे, सिर्फ चेतन आनंद आए थे। क्या माना जाए, कोरी सियासत चल रही है या पर्दे के पीछे कुछ है जिसे छुपाया जा रहा है? देखिए शोभना, ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई कैदी इस तरह से बाहर घूम रहा हो, ये अमूमन पहले भी होता रहा है और हम लोग दिखाते भी रहे। सवाल ये है कि हत्या के आरोपी जो सजा याफ्ता हो उम्र कैद की, वो सरकारी मेहमान कैसे बना? सरकारी मेहमान कैसे हो सकता है कोई? गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस जिसे कहते हैं यहाँ पर बिहार में, उसमें वो कोई कैसे रुक सकता है, चाहे वो विधायक उसका बेटा ही क्यों ना हो? तो ये बड़ी चूक है, न सिर्फ जेल प्रशासन से बल्कि पुलिस प्रशासन और साथ ही प्रशासन जो जिला का है उसका। आप सोचिए, सहरसा जेल से पटना तक, और पटना में खुलेआम घूम रहा है, हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकारी मेहमान बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव अभी अभी डिप्टी सीएम बने हैं, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है। यही तो आरोप लगता रहा है महागठबंधन पर। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब बाहर निकले थे महागठबंधन से तो उन्होंने कहा था कि अब इनके साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें से ये सब भी बहुत कारण थे कि उनके समर्थकों को आरजेडी के और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। तो आनंद मोहन के मसले पर यह भी सवाल बीजेपी कर रही है कि अब तो नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ही, सुशील मोदी ने कहा है एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कि दोनों मत्था टेकेंगे लालू यादव के घर पर। तो ये सब कुछ, यही आरोप इनके ऊपर लग रहा है। शोभना, बिल्कुल, और यही सियासत है। प्रकाश, आप भी जानते हैं कि जब सत्ता में बैठते हैं तो सब पाक साफ, जैसे ही विपक्ष में जाते हैं तो फिर सत्ता खराब हो जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। पूरे हिंदुस्तान को आजादी के 75 बरस पूरे होने की ढेर सारी बधाई। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। फख्र है इस देश की विरासत, जज्बे और जुनून पर। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने रफ्तार से आगे बढ़ते हिंदुस्तान का खाका पेश किया और डंके की चोट पर कहा कि कैसे समूचा विश्व समस्याओं के समाधान के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा है। और आज हम भारत की बात में भी आपको यही दिखाने और बताने जा रहे हैं कि हमारे दुश्मन मुल्क भी
किस तरह भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं, मिसालें पेश करने लगे हैं और पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि आजाद मुल्क का मतलब हिंदुस्तान होता है। आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर विश्व भारत के तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। अच्छा लग रहा है ना, और क्यों न लगे। हर हिंदुस्तानी के लिए ये लम्हा सुकून देने वाला जो है। आजाद भारत के 75 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगर अपने देश की जनता के सामने भारत की मिसाल पेश कर रहे हो तो उनके मुंह से निकले हर शब्द को सुनकर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा क्यों ना हो जाए। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मौजूद हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उपलब्धियों का गौरवगान कर रहे हैं। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जो आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहे पाकिस्तान को बता रहे थे कि आजाद मुल्क का मतलब हिंदुस्तान होता है। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। अब जिनको इमरान खान के 14 अगस्त वाले इस किस्से के बारे में नहीं पता है, उन्हें तफसील से समझा देते हैं, और जिन्हें इस किस्से के बारे में पहले से पता है वो अपने दिल को सुकून और गर्व को दोबारा महसूस करने के लिए इसे फिर से सुने। शनिवार का दिन था, तारीख 13 अगस्त। पाकिस्तान के लाहौर में कुछ महीने पहले ही सत्ता छोड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान विशाल रैली कर रहे थे। मकसद पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर हमला करना था। पाकिस्तान की नाकामयाबी और सरकार के खोखलेपन को बताने के लिए इमरान खान ने भारत की मिसाल पेश की, और इसके लिए इमरान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान पाकिस्तान की भरी सभा में सुनाया। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं।
पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। इमरान खान की रैली में एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी। इमरान 43 सेकंड का बयान सुनवाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे और अब आप भी देखिए पाकिस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान के वो 43 सेकंड। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का 43 सेकंड का बयान खत्म हुआ और उसके बाद इमरान खान ने जयशंकर के अंग्रेजी में दिए बयान का हिंदी अनुवाद करके रैली में मौजूद लोगों को समझाया। मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। और क्यों न हिंदुस्तान की मिसाल पेश की जाए। जब जब भारत दुनिया की ताकतों की आंख में आंख मिलाकर बात करेगा तब तब उसकी मिसाल बनेगी। जब जब भारत बिना डरे सही को सही और गलत को गलत कहेगा तब तब उसकी मिसाल बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जो बयान अपनी रैली के दौरान दिखाया, थोड़ी बात उसकी भी कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान दुनिया दो खेमों में बंट गई। अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा था और अमेरिका ने भारत पर इस बात का दबाव बनाया कि वो रूस से तेल ना खरीदे। लेकिन इसके बावजूद तमाम आलोचनाओं को किनारे रखते हुए भारत ने देश हित में फैसला किया। और उसी की बानगी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में मौजूद है। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? और ये सिर्फ एक मौका नहीं था जब हिंदुस्तान ने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर बात की थी। अमेरिका चाहता था कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत खुलकर रूस का विरोध करे और अमेरिकी खेमे के साथ खड़ा दिखाई दे। बाइडेन ने क्वाड समिट में भारत के रुख को शेकी कहकर अपनी नाराजगी तक दर्ज करा दी थी। लेकिन हिंदुस्तान खेमेबंदी में नहीं रहा। उसने अपने मुल्क जनता के हित को देखा। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भारत उसके दबाव में नहीं आया। अब जरा भारत और पाकिस्तान की तुलना देख लीजिए। ये तुलना देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। दोनों 75 साल के हो चुके हैं और देखिए भारत कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां खड़ा है। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि पाकिस्तान कर्ज में दबा वो मुल्क है जो भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत 2022 में $3 ट्रिलियन यानी 245 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि 2022 में यूएस डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 30% तक गिर चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से सिकुड़ते हुए पिछले साल की तुलना में आधा हो चुका है।
75 साल पहले आजाद हुए हिंदुस्तान ने ताकत से लेकर तकनीक तक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी धाक पूरी दुनिया में दिखाई देने लगी है। और इसकी सबसे ताजा मिसाल आज लाल किले की प्राचीर से दिखाई दी। 1, 2, 3, 4 और इसी तरह 21 तोपों की सलामी लाल किले से दी गई। तोपों से गरजते ये गोले सिर्फ सलामी के गोले नहीं हैं, ये उस गर्व के गोले हैं जिसका इंतजार हिंदुस्तान को पिछले 75 सालों से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से इसका जिक्र किया तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। लाल किले पर पहली बार स्वदेशी आर्टिलरी गन से भी सलामी दी गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मेक इन इंडिया के तहत एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS को विकसित किया है। अब तक पारंपरिक रूप से सलामी के लिए इस्तेमाल की जा रही ब्रिटिश तोपों के साथ साथ पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया गया। इसे DRDO ने टाटा और कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर के तैयार किया है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने लाल किले से ही एक नया नारा दिया है जिसमें अनुसंधान की ताकत को बताया गया है। अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए, आज हमारा UPI, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया। PM मोदी ने दुनिया को ये बताया कि अब हिंदुस्तान का बच्चा भी विदेशी खिलौनों से नहीं खेलने की बात कह रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आत्मनिर्भर भारत का नारा हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ रहा है। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, ये जब सब संकल्प करता है ना, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है क्योंकि हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया को जब वैक्सीन का इंतजार था तब भारत ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दुनिया को वैक्सीन सप्लाई भी की। 101 देशों में 25 करोड़ से ज्यादा डोज भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की। वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भारत का दुनिया में दबदबा है। भारत के योग का लोहा दुनिया मान चुकी है और यही वो ताकत है जिससे भारत विश्व गुरु बनने की दिशा की ओर बढ़ चला है। हिंदुस्तान को लेकर दुनिया के बदलते नजरिए की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लेने की अपील की और इसके लिए हर हिंदुस्तानी को 5 प्रण के लिए प्रेरित किया। पहला प्रण, विकसित भारत का बड़ा संकल्प। दूसरा प्रण, गुलामी के अंश मात्र से भी मुक्ति। तीसरा प्रण, विरासत पर गर्व। चौथा प्रण, एकता का मंत्र। 5वां प्रण, हर नागरिक का कर्तव्य। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। मोदी 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित देश की श्रेणी में
खड़ा करना चाहते हैं और ये 25 साल देश के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं और इसीलिए ये देश का अमृत काल कहा जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।